नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि जो अब जंग का माहौल बन रहा है वो इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर सेट हो चुका है जिसमें अब आर पार की जंग का कहना चाहिए एक तरीके से हम उस माहौल में पहुंच चुके हैं या उस दौर में पहुंच चुके हैं जिसमें कुछ ना कुछ अब होकर ही रहेगा। अभी तक के जो सारे हथकंडे थे, चाहे वो ट्रंप की तरफ से हों, चाहे वो पुतिन की तरफ से हों, चाहे वो जेलेंस्की की तरफ से हों, वो पूरी तरीके से खोखले साबित हुए हैं और नाकाम साबित हुए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, उसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि जो नोबेल का एक बहुत बड़ा दांव लगा रखा था ट्रंप ने, वो उनके हाथ से निकल चुका है। अब उनके पास एक ही दांव बचा है कि अगर वो उन्हें अपनी साख बचानी है तो या तो वो यूक्रेन को जिता दें और या फिर पुतिन को युद्ध रोकने पर मजबूर कर दें। लेकिन दोनों ही स्थिति ऐसी हैं जो पूरी तरीके से रशिया के हाथ में है। अगर रशिया चाहेगा तो जंग रुकेगी, अगर रशिया नहीं चाहेगा तो जंग नहीं रुकेगी और ट्रंप लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन को युद्ध जिता नहीं पाएंगे। ये लगभग साफ हो चुका है। अभी यहाँ पे जो वॉल पे लिखा गया है कि पुतिन और किम ने टॉमहॉक के उड़ाए चीथड़े, नेटो का परमाणु गदर शुरू। ये दो खबरें एक साथ इसलिए आपके सामने पेश करनी पड़ रही हैं क्योंकि जो टॉमहॉक मिसाइल है जिसके ऊपर जेलेंस्की लगातार पिछले 2.5 हफ्तों से गिड़गड़ा रहे हैं ट्रंप के सामने कि आप हमको अपनी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दीजिए और फिर आप देखिए हम मॉस्को के चीथड़े कैसे उड़ाते हैं। और इधर पिछले सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर पुतिन ने 2 बार ट्रंप को आगाह किया है कि अगर आपने टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को दी तो याद रखिएगा इसके विनाशकारी परिणाम आपके सामने बहुत जल्द आ जाएंगे। इस पूरी गुत्थी के बीच में अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि किम जोंग उन के यहाँ यानी कि कोरिया के अंदर प्योंगयांग जो उनकी राजधानी है वहाँ पर एक बहुत बड़ी परेड हुई है और उस परेड में पहली बार गेम चेंजर मिसाइल होसांग-20 को लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। और किम के साथ उस वक्त मौजूद थे परेड में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मितवेदेव। आप हैरान रह जाएंगे कि पुतिन के बेहद करीबी उनके राइट हैंड दिमित्री मितवेदेव किम जोंग उनके बगल में खड़े थे और सामने से वो होसांग-20 परमाणु मिसाइलें ICBM जिसको बोलते हैं वो गुजर रही थी। और दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल इतनी पावरफुल है जो अमेरिका को बड़े आसानी से टारगेट कर सकती है। लोग दावे कर रहे हैं कि भले ही रेंज 15,000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन सबसे बड़ी काबिलियत तो ये होती है कि 15,000 किलोमीटर दूर तक अगर आपको अटैक करना है तो उसके लिए आपके पास नेविगेशन कहाँ से आएगा, उसकी गणनाएं, उसकी कैलकुलेशन कहाँ से आएंगी, वहाँ तक आपकी जो ट्रैवल कर रही होगी मिसाइल उसको वहाँ तक आप पहुँचाओगे कैसे, रास्ते में दुश्मन उसको तबाह कर सकता है। इन सब का जवाब दिया जा रहा है रशिया की तरफ से कि भले ही मिसाइल किम जोंग उन या उत्तर कोरिया की हो, लेकिन उसको चलाया किस तरीके से जाएगा, उसको अमेरिका तक पहुंचाया कैसे जाएगा, इसकी सारी रणनीति जो है वो रशिया तय करेगा। और रशिया बताएगा कि होसांग-20 जो ICBM मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो कैसे अमेरिका तक पहुंचेगी। तो यहां पर पुतिन ने कहते ना नोबेल पुरस्कार की इधर ऐलान हुआ, उसके अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और ट्रंप को ये दोहरा झटका लगा है। ट्रंप को इसलिए दोहरा झटका लगा है कि पूरी दुनिया में वो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने अपने 9 महीने के कार्यकाल में 7 बड़े युद्ध दुनिया में रुकवा दिए हैं और मेरी वजह से इतनी शांति आई है, मेरी वजह से इतने लोग मारे जाने से बचे हैं। ये उनके जो दावे थे वो पूरी तरीके से खोखले साबित हुए और उनको नोबेल बम, जो नोबेल प्राइज़ मिलना था, वो एक नोबेल बम की तरह उनके ऊपर आके गिरा। और इस समय ऐसी किरकिरी हुई है ट्रंप की कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपने इस नुकसान की भरपाई कैसे करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। एक उनके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, एक है गाज़ा और दूसरा है रशिया। तो रशिया वाला जो उनका प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए भी हो गया है क्योंकि रशिया ने 2 चीज़ें एक साथ की हैं। एक, उत्तर कोरिया में अपने पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मितवेदेव को भेजकर वहाँ की परमाणु मिसाइलों की जो नुमाइश हुई है उसमें रशिया का एक रिप्रेजेंटेटिव पहुँच गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो वियतनाम कभी अमेरिका का बहुत ही कट्टर दुश्मन हुआ करता था, जिससे कहते नहीं कि हू ची मिन, आपने शायद नाम सुना होगा, जब 1945 से लेकर 1965 या 75 तक जो एक युद्ध हुआ था बहुत बड़ा, उसमें अमेरिका के 5 राष्ट्रपतियों को जोर लगाना पड़ा था एक छोटे से देश वियतनाम को ख़त्म करने के लिए। उसके प्रधानमंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वियतनाम का प्रधानमंत्री किम जोंग उन के दाईं तरफ खड़ा है और बाईं तरफ खड़े हैं पुतिन के करीबी दिमित्री मितवेदेव, जो हमेशा ट्रंप की आंखों की किरकिरी हमेशा से रहे हैं और अभी भी हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर यहीं पे बात नहीं ख़त्म होती है। उस परेड के दौरान चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो जो ट्रंप को इशारा था वो ये था कि अगर अभी तक आप ये सोच रहे थे
कि आपके दुश्मन या आपके पक्ष में सारे देश हैं, तो आप मान के चलिए कि एक नया देश पुतिन और उत्तर कोरिया और चीन के समर्थन में खड़ा हुआ है, उसका नाम है वियतनाम। और वियतनाम के जो लड़ाके हैं उन्होंने साबित कर दिया था कि कैसे अमेरिका के लिए हरा नरक बन गया था वियतनाम 1945 से 1975 के बीच में। तो ये जो टोली एक नई इकट्ठी हुई है परमाणु जंग के लिए, वो हैरान करने वाली है। और हैरान करने वाले 2-3 फैसले नेटो की तरफ से भी आए हैं। अभी नेटो के चीफ मार्क रूटे ने 2 टूक जवाब दिया है कि हम अपनी परमाणु तैयारियों को युद्ध स्तर पर टॉप लेवल पर रखे हुए हैं। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उन्होंने ये बताई है कि हम 13 अक्टूबर से अगले 2 हफ्ते तक एक बहुत बड़ी परमाणु अभ्यास करने जा रहे हैं। और उसमें नेटो के 14 देशों के 71 विमानों से परमाणु बम गिराने के अभ्यास किए जाएंगे, परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करने का अभ्यास किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि इसमें एक भी ना तो जिंदा कोई बम होगा, ना कोई ऐसी मिसाइल होगी। यानी कि वो खोखले और डमी टाइप के बमों से, खिलौना बम से रशिया के खिलाफ एक परमाणु युद्ध की तैयारी करने जा रहे हैं, ऐसा मार्क रूटे की तरफ से दावा किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया है वो द नेदरलैंड्स को बनाया गया है। और दावा किया जा रहा है कि लगभग 6 देशों के जो सैन्य अड्डे हैं वहां से सारे जो परमाणु बम वर्षक हैं वो टेक ऑफ करेंगे। अब दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे की वजह और 3 या 4 क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेटो से सटे जो नेटो देश और जो रशिया के जो बॉर्डर्स हैं वो लगभग 1500 किलोमीटर में हैं। और इस 1500 किलोमीटर में लगभग 6 नेटो देश ऐसे हैं जो रशिया के खौफ से कांप रहे हैं। उसमें पोलैंड और रोमानिया का आप हाल देख ही चुके हैं, एस्टोनिया का देख ही चुके हैं, लिथुआनिया का देख ही चुके हैं। तो ये जो देश हैं ये घबराए हुए हैं, पोलैंड जैसे देश घबराए हुए हैं कि भाई रशिया हमारा क्या हाल करेगा। तो इसको लेकर जो अभी आरोप लगाए गए थे वो एक बार आपको फिर से बता देते हैं। पहली खबर तो ये थी कि रशिया ने जिस तरीके से पोलैंड के अंदर अपने आत्मघाती ड्रोन को भेजा, 20 से 21 पहुंचे और वो पूरा ट्रेस करके आ गए, इन्होंने उनको मार के गिराया। उसके बाद एस्टोनिया में 12 मिनट तक अमेरिका के फाइटर जेट घूमते रहे, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद जो रोमानिया है उसने दावा किया कि उसके यहाँ भी इसी तरीके की एक्टिविटी देखी गई। उसके बाद कई देशों ने ये दावे किए कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े रहस्यमयी टाइप के ड्रोन रशिया की तरफ से भेजे गए हैं जो हमको लगता है कि किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा नेटो के जो टॉप कमांडर्स हैं उनका दावा है कि रशिया एक बड़े अटैक से पहले नेटो की पूरी तैयारी को स्कैन करना चाहता है, इसीलिए वो अपने कुछ डमी और कुछ ओरिजिनल जो उसके रियल ड्रोन और फाइटर जेट्स हैं उसका इस्तेमाल वो कर रहा है। कुल मिला के स्थिति ये है, खबर आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर अब ट्रंप क्या करेंगे। ट्रंप के पास जो एक सबसे बड़ा हथियार था वो ये था कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, 10 मिनट के अंदर रुकवा दूंगा, वो तो खोखला साबित हुआ। 15 अगस्त को जब अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी तो ट्रंप ने ऊपर की तरफ इशारा किया पुतिन को और कहा कि देखिए आपके ऊपर जो है वो B-2 बम वर्षक उड़ रहे हैं और उसके पड़ोस में F-35 फाइटर जेट्स भी हमारे आपको दिखाई दे रहे हैं। वो ये इशारा करना चाहते थे कि देखिए आप अलास्का में आए हो, यहाँ की वादियों में आप एक अच्छा परिणाम निकाल सकते हो, वरना हमारे जो बॉम्ब वर्षक हैं वो हमला करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद क्या हुआ, 18 अगस्त को वॉशिंगटन के अंदर कई यूरोपीय देशों के नेता जाके ट्रंप से मिले और उनसे बोला कि सर आप अलास्का की मीटिंग में आपने जो भी वादे पुतिन से किए हैं उसको मत मानिए, अगर आप ऐसा करोगे तो वो एक तरीके से यूक्रेन का सरेंडर माना जाएगा। यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपने 4 इलाके रशिया को नहीं सौंपेगा, अगर वो सौंपता है तो ये आप मान के चलिए कि यूक्रेन पूरी तरीके से खत्म होगा और अगला निशाना कोई और नेटो देश हो सकता है। ट्रंप को ये बात थोड़ी सी अच्छी लगी और उन्होंने उस बात को हल्के से पलटना शुरू कर दिया। उन्होंने पुतिन पर दबाव डाला कि आप एक काम करिए, पहले इसको युद्ध को रोकिए, उसके बाद एक हम समझौता करते हैं। पुतिन ने 2 टूक कहा कि देखिए 15 अगस्त को जो बात हुई थी अगर आप उसके ऊपर राजी हैं तो ठीक है, वरना रशिया को जो आप अपना काम करना है वो करेगा। और उसका उल्टा ये हुआ कि 20 अगस्त से जो हमले शुरू हुए रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, उसने चीथड़े उड़ा के रख दिए 20 अगस्त से। और आज समझ लीजिए आज आपकी 11 अक्टूबर हो गई है। इस बीच में रशिया ने जो अटैक किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। अभी का जो लेटेस्ट डेटा आया है जो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया है उसका दावा है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर उसने मध्य और पूर्वी यूक्रेन में लगभग 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को मार दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए कितना भयंकर नुकसान हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया ने जो अटैक किए हैं हवाई हमले,
उसमें ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का जमकर इस्तेमाल हुआ है, जिसमें किंजल और इस्कंदर एम जैसी मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे जो शाहिद ड्रोन है उसकी तो भरमार लगा दी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह से ड्रोन आ रहे हैं और यूक्रेन में बरसते ही चले जा रहे हैं। उनका एयर डिफेंस उसको रोक ही नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुआ क्या इन अटैक से, रशिया को क्या फायदा हुआ। रशिया को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि यूक्रेन की राजधानी और जो बड़े बड़े ओडेसा, ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क, ये जो बड़े बड़े इलाके और जो उनके शहर थे, लवीव, इनके अंदर पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया। लोग दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने एक ऐसा इंतजाम कर दिया है यूक्रेन के लिए कि अभी तो वो ब्लैकआउट की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि उनके जो गैस प्लांट हैं, उनके जो न्यूक्लियर प्लांट के आसपास में जो बिजली घर हैं, उनको उसने उड़ा दिया है। न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक नहीं किया है, ऐसा रशिया का दावा है, और ना वो करेगा। उसने क्या किया, जितने भी पावर स्टेशंस हैं उनका धुआं धुआं करके रख दिया, बिजली ही नहीं बची है। अब सर्दी के मौसम में जो यूक्रेन के तापमान होते हैं वो इतने ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, वहाँ उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। अगर गैस नहीं होगी और किसी तरीके की बिजली आपको नहीं मिल पाएगी तो आप करोगे क्या। ये जो अटैक होगा यूक्रेन के ऊपर, सर्दी का अटैक, वो यूक्रेन का जो रूस का अटैक है उससे भी कई गुना ताकतवर और भीषण होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। अभी के जो हमले के हालात वो ये हैं कि लगभग 74% जो एयर डिफेंस है यूक्रेन का, उसके बारे में अब अलेक्जेंडर सिरेस्की, आपको बता दें ये यूक्रेन की सेना के चीफ हैं अलेक्जेंडर सिरेस्की, उन्होंने दावा किया है कि हमारा एयर डिफेंस बड़ा मजबूत है। अभी हमारी जो क्वालिटी है एयर डिफेंस की रोकने की वो 74% तक हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर यूक्रेन का 74% एयर डिफेंस बिल्कुल परफेक्ट है और वो अच्छे तरीके से रोक रहा है, तो उसके बाद अगर रशिया ये हालत कर रहा है, अगर इसको 50% तक उसने गिरा दिया रशिया ने, तो यूक्रेन का हाल क्या होगा। वो तो आग का गोला बन चुका है। अभी तक जेलेंस्की बड़े खुश हो रहे थे कि उन्होंने रशिया के 38 जो बड़े बिजली घर हैं या जो कहते हैं ना पावर स्टेशंस हैं, उनमें से 16 से 17 पावर स्टेशंस को तबाह कर दिया है। उनकी जो कैपेसिटी है उसको 40% तक गिरा दिया है, और उसको वो मीडिया में उछल उछल के बता रहे थे। लेकिन पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से यूक्रेन का बिजली का सिस्टम और जो इलेक्ट्रिक सिस्टम वो तबाह हुआ है, और उनके जो गैस प्लांट हैं वो तबाह हो रहे हैं, उसके बाद जेलेंस्की की बोलती बंद हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है रॉयटर्स के ऊपर कि ट्रंप से जेलेंस्की ने बात की है 10 अक्टूबर को बात की, फिर आज बात की है कि सर हमको बचाइए, आप हमको टॉम हॉक मिसाइल कब देंगे। हम तो आपसे मिल भी चुके, आपने बोला भी था कि हम टॉम हॉक मिसाइल देंगे, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इधर टॉम हॉक मिसाइल को लेकर ऐसा लगता है जेलेंस्की को कि वो गेम चेंज कर देंगे, जबकि रशियंस कमांडर और खुद पुतिन ने बोला है कि देखिए निश्चित रूप से अगर अमेरिका टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, आपको बता दें ये नौसेना का वर्जन है क्रूज मिसाइल जो लगभग 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और अगर रशिया को इस तरीके यूक्रेन को इस तरीके की मिसाइल अगर अमेरिका ने दी तो निश्चित रूप से मॉस्को तक तबाही मचा देगा यूक्रेन। लेकिन यहाँ पे पुतिन ने क्या बोला है कि याद रखिए आप टॉम हॉक से हमें कुछ दिनों में थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचो कि रशिया के इस युद्ध का आप नतीजा बदल दोगे या इस युद्ध का रुख बदल दोगे तो इसको बिल्कुल भूल जाओ। इसलिए भूल जाओ क्योंकि पुतिन ने अपनी जो कहते हैं ना गोटियां या जो उसने अपने अलाई इकट्ठे किए हैं वो इस तरीके के किए हैं जो या तो अमेरिका से बहुत बुरी तरीके से चिड़े बैठे हैं, या फिर वो यूरोप को अपना पक्का दुश्मन मानते हैं, या फिर वो ये मान के चलते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं वो बाकी देशों को उभरने नहीं दे रहे हैं। तो उभरने का यही वजह है कि वियतनाम क्यों आया। वियतनाम भी टैरिफ की मार झेल रहा है, चीन भी टैरिफ की मार झेल रहा है। आपको तो पता ही होगा अभी कुछ ही घंटे पहले करीब 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, जो अब चीन के ऊपर 130% का टैरिफ बन गया है। तो 130% का जो टैरिफ है वो हार्डवेयर और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये जो दुर्लभ खनिज हैं इसको लेकर उन्होंने इसके ऊपर अपना बदला दिखाया है अमेरिका ने। आपको बता दें कि चीन भी जो था उसने क्या किया, 9 अक्टूबर को जितने भी रियल जो दुर्लभ खनिज हैं उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, 30% टैरिफ बढ़ाया। जैसे ही 30% टैरिफ बढ़ाया, और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का जो 90% दुर्लभ खनिज का कंट्रोल करता है, उसका प्रोडक्शन करता है, उसको कहते हैं ना इस्तेमाल के लायक बनाने वाली कोई काम करता है तो वो चीन है। चीन इकलौता पूरे दुनिया में एक ऐसा देश है जो 90% दुर्लभ खनिज को इस्तेमाल करने लायक बनाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसकी मोनोपोली कितनी पावरफुल है, और क्यों उसने उस पर अचानक 30% अपना टैरिफ बढ़ाया। उसको अच्छे से पता था कि अगर मैं 30% टैरिफ बढ़ाऊंगा तो अमेरिका भड़केगा, वो उसके ऊपर अटैक करेगा, और वही हुआ। अब ट्रंप ने उसके ऊपर 100% टैरिफ करके 130% कर दिया है, लेकिन इससे चीन के ऊपर रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां तक कि यह भी पता था चीन को कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ट्रंप की और जिनपिंग की एक मीटिंग होने वाली है। उसके बावजूद चीन ने अगर ये कदम उठाया है तो ये बहुत ही सोची समझी रणनीति है, ये पुतिन का इशारा है। और हैरान करने वाली बात क्या है, द कीव इंडिपेंडेंट में एक खबर छपी है।
खबर क्या छपी है कि कैसा यूरोप जो है वो दोगलापन कर रहा है, कैसे यूरोप के देश जो हैं वो रशिया पर अटैक करने के लिए आपस में ही बटे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको 3 देशों के नाम बता दूं जो अब क्लियर कट कह चुके हैं कि हमें रशिया से सीधी लड़ाई जंग नहीं करनी है। उसमें आगे नंबर 1 पर आ गया है फ्रांस, इटली और हंगरी। फ्रांस ने बोला है कि देखिए, अगर भले ही वो हमको उकसा रहा है, भले ही वो बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं पुतिन, लेकिन हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि कल को बड़े युद्ध का ठीकरा हमारे ऊपर फूटे। इटली की मेलोनी ने क्या बोला है कि याद रखिए, अगर पुतिन हमको उकसाते हैं तो हमको उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। हंगरी क्या बोल रहा है, हंगरी इसलिए के जो विक्टर ओरबान है, उन्होंने, वहाँ के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, हंगरी ने क्लियर कट बोला है कि देखो, मैं एक नेटो देश हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं नेटो देशों की तरफ से बात करूं, लेकिन अगर पूरे नेटो देश में कुछ मुट्ठी भर ताकतवर नेटो देश अगर अपनी मोनोपोली चलाएंगे, अपने नियम और कानून को हमारे ऊपर थोपेंगे, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हंगरी ने बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि आप रशिया से एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। उसने यूक्रेन को बोला है कि आप रशिया से एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। ये विक्टर ओरबान है, प्रधानमंत्री हंगरी के, वो बोल चुके हैं कई बार और दसियों बार बोल चुके हैं। और इसलिए नेटो देशों में जो हंगरी है वो सब देश, बहुत से देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। इसमें पोलैंड जो है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने बोला कि सर, आप हमेशा हर एक के सामने इस तरीके से, मीडिया के सामने ये क्यों बोलते हो कि रशिया जीत रहा है, हम लोग हार रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हो? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको सच्चाई पर, आंखों पर पर्दा डालना है तो आपकी स्थिति वही होगी जो एक डोडो पक्षी की हुई थी। डोडो एक ऐसा पक्षी था, इतना मूर्ख पक्षी था कि जब उसकी तरफ शिकारी या कोई शिकारी जानवर झपटता था, मान लीजिए कोई शेर या तेंदुआ झपटा या भेड़िया झपटा, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता था। उसको लगता था कि अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा तो मैं उसे देख नहीं पाऊंगा और वो भी मुझे नहीं देख पाएगा। वो मूर्ख ये भूल गया कि उसने आंखें खोल रखी हैं, तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, और इस चक्कर में जो डोडो पक्षी था वो इस पृथ्वी से विलुप्त हो गया। तो यही बात हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने डोनाल्ड टस्क, जो पोलैंड के प्रधानमंत्री थे, उनको समझाने की कोशिश की कि डोडो पक्षी मत बनो, आंखें मत बंद करो। हकीकत यह है कि रशिया जीत रहा है और यूक्रेन बुरी तरीके से हार रहा है, और उसको पिटवाने में, उसको उधड़वाने में, उसको भस्म करवाने में नेटो के जो देश हैं वो बराबर के भागीदार होंगे यूक्रेन की तबाही में। अभी का जो सबसे लेटेस्ट क्लेम किया गया है पुतिन की तरफ से, उनका कहना है कि अभी अक्टूबर के महीने में ही 1% नई जमीन पर कब्जा हो चुका है यूक्रेन की। 1% आपको सुनने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन आप सोचिए कि अगर 15 से 20 दिन के अंदर 1% जमीन पर कब्जा हो रहा है यूक्रेन की, वो भी नई जमीन पर 27% के अलावा, तो इससे यूक्रेन की स्थिति को समझा जा सकता है, खासतौर से मध्य और पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ये जो नई अपनी होसांग 20 मिसाइल है, उसको लेके जो इतनी लंबी लंबी बातें की जा रही हैं, उसका क्या मकसद है? होसांग 20 के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो थ्रस्ट पावर होता है, यानी कि जब मिसाइल उड़ती है तो उसको जो पीछे से पावर मिलता है, वो 1971 किलो न्यूटन का उसका थ्रस्ट है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये हो सकता है आम भाषा में हर एक को समझ में नहीं आए कि ये 1971 न्यूटन क्या होता है। आप इसको एक छोटे से मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमारा जो तेजस फाइटर है, उसके लिए हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जिसका जो थ्रस्ट हो वो 100 से 120 किलो न्यूटन का हो। तो आप समझो, कहाँ 120 किलो न्यूटन में हम पूरा तेजस को उड़ा ले जाएंगे, और कहाँ ये अकेले एक मिसाइल का जो इंजन है वो 1971 न्यूटन टन, यानी कि किलो न्यूटन का अगर थ्रस्ट होगा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कोरिया की ये मिसाइल है उसकी रफ्तार कितनी होगी और उसकी पावर कितनी होगी और किस लेवल पे जाके वो अटैक करेगी। तो इसीलिए रशिया को जब पता चला कि होसांग 20 को लॉन्च कर रहा है उत्तर कोरिया, तो उन्होंने अपने दिमित्री मेदवेदेव को उत्तर कोरिया भेजा, और वहाँ पे चीन भी पहुँचे, चीन के प्रधानमंत्री पहुँचे, और वहाँ पर वियतनाम के राष्ट्रपति भी पहुँचे। तो ये जो पूरा एक अलायंस दिखाया गया, उसमें ये दिखाया गया कि किम जो है वो अकेले नहीं है, उनके साथ रशिया है, उनके साथ चीन है, उनके साथ वियतनाम है। और उत्तर कोरिया ने क्या दिखाया है कि रशिया अकेला नहीं है, रशिया के साथ उत्तर कोरिया है, रशिया के साथ वियतनाम है, रशिया के साथ चीन है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें दोनों तरफ से मैसेज अमेरिका को दिया गया कि सर, अगर आप इधर मोर्चा खोल रहे हैं, और नेटो का जो एक नया मिशन जो स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ पे भी देखा भी होगा, जो 13 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसकी हैरान करने वाली बात यह है, उस पूरे मिशन का मकसद ही यही है कि हम रशिया के खिलाफ एक ऐसा परमाणु अम्ब्रेला बना लें जो हमें, यूरोप को और नेटो देशों को रूस के परमाणु हथियारों से बचा सके। लेकिन सवाल उठता है कि जब दुनिया का सबसे पावरफुल देश, परमाणु हथियारों से संपन्न देश खुद अकेले रशिया है, तो उससे लड़ने के बारे में नेटो शायद 100 बार सोचेगा। भले ही
सारे देश मिल जाएं, नेटो अमेरिका मिलकर परमाणु की संख्या, परमाणु हथियारों की संख्या में उससे बहुत आगे निकल जाएं। लेकिन आपको बता दें कि पुतिन ने बोला था कि हमने अपने नए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को चालू कर रखा है, हम चाहते हैं कि हम अपने सारे हथियारों को अपग्रेड कर लें। और इसीलिए जो ऑर्शनिक मिसाइल थी, हाइपरसोनिक ऑर्शनिक मिसाइल थी, जिसके कुछ फुटेज ऐसे आए हैं जैसे लग रहा है कि एलियंस के जहाज उड़ते हुए चले जा रहे हैं, इतनी पावरफुल स्पीड थी उनकी। और इसी को उन्होंने निप्रो ओदेसा में मार के भी दिखाया था, बिना क्या वॉर हेड्स के, यानी कि बिना बारूद के मारा था। तब ऐसा धमाका हुआ था जिससे 5 से 6 किलोमीटर दूर तक की सारे कहते हैं ना घर की जो शीशे थे वो टूट गए थे। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर उसके अंदर 200 से 300 किलो का वॉर हेड होगा और उस रफ्तार से अगर ओरशनिक मिसाइल यूक्रेन पर हमला करेगी तो उसका क्या हाल होगा। मेरा बताने का मकसद यहाँ ये है कि ट्रंप बुरी तरीके से पिट रहे हैं। ट्रंप पहले टैरिफ मामले में फेल हुए, ट्रंप फिर नोवल के मामले में फेल हुए, उनके ऊपर नोवल बम ही गिर पड़ा और वो बेचारे बहुत बुरी तरीके से कहते हैं दुखी भी हैं। और हैरानी की बात यह है कि वेनेजुएला, जिसके जो कहते हैं ना अमेरिका का कट्टर दुश्मन जिसको वो मानता है, जिसके उसने अभी 14 से 16 नागरिकों को मारा है वेनेजुएला के, और वेनेजुएला ने अभी अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी भी शुरू कर दी थी 2 से 3 हफ्ते पहले, और अभी भी वॉर मोड में है। उस वेनेजुएला में मारिया को नोबेल पुरस्कार मिला। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्रंप के सीने पे कहते हैं सांप लौट नहीं रहा होगा तो क्या हो रहा होगा। ट्रंप को लग रहा होगा यार कम से कम वेनेजुएला को नहीं देते, किसी और ही को दे देते, मेरे ऊपर तो डबल डबल अटैक हो रहा है। मतलब ऐसे दुश्मन देश के शख्स को दिया गया नोबेल पुरस्कार, जो ट्रंप के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा तिरस्कार है। तो अभी स्थिति ये है कि जो ट्रंप हैं वो हर मोर्चे पे फेल हो रहे हैं। अब एक मोर्चे पे वो अपनी नाक बचाना चाहते हैं, वो है गाज़ा। गाज़ा में उनको उम्मीद है कि वो सोमवार और मंगल तक बहुत सारे बंधकों को रिहा कर लाएंगे, और उससे ये होगा कि पूरे वर्ल्ड में वाहवाही होगी कि देखिए नोबेल पुरस्कार भले ही ना मिला हो, लेकिन देखिए करीब 20 से 28 जो बंधक जिंदा हैं उनको वो लेके आ रहे हैं और गाज़ा में शांति लेके आए। हज़ारों फिलिस्तीनियों को भूखमरी से मरने से उन्होंने बचाया है, और वो एक शान और शौकत अपनी थोड़ी बहुत कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पुतिन ने क्या किया। नोबेल पुरस्कार जो है वो एक तरीके से उनकी ट्रंप की ना तोते में एक जान जैसा था। रशिया ने बड़ा अजीब तरीके का बयान दिया है और उसने नोबेल प्राइज समिति के ऊपर गुस्सा निकालते हुए बोला है, बड़ा बेकार लोग हैं आप लोग, आपने ट्रंप को नोबेल नहीं दिया। बताइए, इतना बढ़िया आदमी युद्ध को रोकने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है और आपने उसी को नहीं दिया। अब ट्रंप चकरा रहे हैं कि यार ये रशिया हमारे फेवर में ऐसे क्यों बोल रहा है। ट्रंप को सब लोग समझ गए इतने दिनों में कि 80 साल के होने जा रहे हैं और उनके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हटाई नहीं जा सकती। जैसे मेरी वाहवाही हो, मुझे युद्ध का डैडी बोला जाए, मुझे नोबेल पुरस्कार मिला जाए, मुझे इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा माना जाए कि मैं पूरी दुनिया का राष्ट्रपति हूँ, सब मेरी बात मानते हैं। ये जो उनका चौधराहट वाला होता ना, जो चौपाल में चौधराहट दिखाने की कोशिश की जाती, वो ट्रंप दिखाना चाह रहे थे, उसका धुआं निकल चुका है। अब ट्रंप को ये लग रहा है कि चलो यहाँ से तो इधर से भी गए, गाज़ा में भी मामला आधा पास आधा फेल वाला चल रहा है। अब सवाल उठता है कि रशिया को हम कैसे कंट्रोल करें। तो रशिया ने तो अपने तेवर दिखा दिए हैं और नेटो के जरूर 14 देश जो हैं वो अपने 71 विमानों से परमाणु अभ्यास करने जा रहे हैं 13 तारीख से, लेकिन इसका पुतिन पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। और हैरानी की तो बात यह है कि नेटो जहाँ पे युद्ध अभ्यास जिस इलाके में कर रहा है वो वहाँ से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर है वहाँ से रशिया। सिर्फ इसी डर से नेटो को ये डर लग रहा था कि कहीं पुतिन ये ना समझ बैठे कि युद्ध अभ्यास की आड़ में रशिया पे अटैक हो जाएगा, और कहीं अगर उन्होंने सच्चाई में इसको हमला समझ लिया पुतिन ने और उन्होंने उठा के नेटो देशों पे अटैक कर दिया किसी तरीके का, तो हमारी तो तबाही हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्क रूटे जो थे नेटो के जो चीफ हैं, उन्होंने एक तरीके से सेफ गेम खेला है कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि देखिए भाई नेटो जो है वो अपनी परमाणु तैयारी पूरी कर रहा है, और दूसरी तरफ रशिया को दिखा रहे हैं कि देखिए आपको ध्यान में रखकर हम अपनी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये हमारी एक रेगुलर वॉर एक्सरसाइज है और उसको हम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर हम जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर समीक्षा करेंगे। कुल मिलाकर यह स्थिति है कि यूक्रेन को अब तक टॉम हॉक मिली नहीं है। नेटो ने अपनी परमाणु तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर होसांग मिसाइल जो है वो परेड ग्राउंड में आ चुकी है, और ऐसी स्थिति में यह है कि अब जो ट्रंप हैं उनके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो पुतिन की बात को मान लें और 4 इलाके यूक्रेन को दे दें और जो पुतिन की बाकी शर्तें उसको मान जाए, वरना ये युद्ध जो है वो अब ऐसे खौफनाक दौर में पहुंच चुका है जिसको रोकना ना तो ट्रंप के बस के बात की रहेगी, और ना ही वो पुतिन को इसको मना पाएंगे कि पुतिन इसको रोक दें, क्योंकि पुतिन ने अब पूरी तरीके से ये मान लिया है कि ट्रंप से बात करना अपने समय को बर्बाद करने के बराबर है। और ट्रंप जो है वो कहते हैं ना शक्ति की भाषा समझते हैं, लाठी की भाषा समझते हैं, इसीलिए पुतिन ने अब ट्रंप से बात करना बंद कर दिया है। और इसीलिए पेंटागन के अधिकारियों ने बोला है सूत्रों के हवाले से कि ट्रंप से अब पुतिन किसी भी कीमत पर बात नहीं करेंगे जब तक कि कोई ठोस पेपर वर्क नहीं हो जाएगा। जो भी अगला अपडेट होगा उसको मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा।